मैं हूं रोहन और आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूं जो मेरे बचपन का सबसे बड़ा राज और सबसे बड़ा डर था। यह बात तब की है जब मैं मुश्किल से 9 साल का था। हम अपने छोटे से परिवार, मैं, मेरी माँ और मेरी छोटी बहन तारा के साथ एक नए शहर में एक पुराने घर में रहने आए थे। ये शहर शांत था और हमारा मोहल्ला तो बिल्कुल ही सुरक्षित था। बच्चे गर्मियों में साइकिल चलाते थे, पतंग उड़ाते थे, सब कुछ बहुत आम था। लेकिन उस घर में कुछ था जो आम नहीं था। माँ कहती थी पुराना घर है, आवाजें तो करेगा ही। और सच कहूं, पहले तो मुझे भी यही लगा। पुराने दरवाजों की चरमर, छतों से आती चूहे की लहरियों की आवाजें। पर धीरे धीरे मुझे एहसास हुआ कि ये वो आवाजें नहीं थी, ये कुछ और था, कुछ ऐसा जिसे मैं आज भी शब्दों में बयान नहीं कर सकता। ये सब शुरू हुआ एक रात जब मुझे नींद नहीं आ रही थी। मैं अपनी चारपाई पर कंबल ओढ़े छत पर टंगी हुए उन चमकने वाले छोटे छोटे तारों को देख रहा था। मेरा कमरा बहुत बड़ा नहीं था, बस एक चारपाई, एक छोटी अलमारी और खिड़की के पास एक खिलौनों का बक्सा। मुझे याद है मैं खिड़की से आती पेड़ों की परछाइयों को देख रहा था जो हवा चलने पर झूमती थी। मैं खुद को समझा रहा था कि बस यही है और कुछ नहीं। तभी मेरी नजर एक परछाई पर पड़ी। ये बाकियों की तरह हिल नहीं रही थी। वो मेरे खिलौनों के बक्से के पास नीचे कोने में थी। पहले तो मैंने सोचा कि शायद कपड़ों का ढेर होगा या मेरा कोई बड़ा वाला टेडी बेयर। मैं हंसने ही वाला था कि मैं बस एक डरा हुआ बच्चा हूं, लेकिन तभी मैंने पलक झपकी और वो परछाई गायब हो चुकी थी। मुझे याद है मुझे अंदर तक एक अजीब सी ठंड महसूस हुई, जैसे ठंड हवा से नहीं, मेरे अंदर से आ रही हो। मैंने डर के मारे कंबल सर तक खींच लिया और पता नहीं कब नींद आ गई। अगली सुबह मैं उस बात को भूल ही चुका था जब तक कि मेरी नजर अपने खिलौनों के बक्से पर नहीं पड़ी। वो खुला पड़ा था, जैसे किसी ने उसके अंदर झांका हो। मैं उसे कभी खुला नहीं छोड़ता था क्योंकि अगर खिलौने बिखर जाते तो माँ डांटती थी। मैंने चुपचाप उसे बंद किया और किसी को कुछ नहीं बताया। उसके कुछ हफ्तों बाद मेरी छोटी बहन तारा, जो तब सिर्फ 5 साल की थी, माँ से बोली, माँ मुझे वो अंकल पसंद नहीं है जो रात में अलमारी में खड़े रहते हैं। ये सुनकर तो मैं जम ही गया। उसने इतनी लापरवाही से ये बात कही जैसे ये कोई मामूली सी बात हो। माँ ने बात को टाल दिया, कहा छोड़ी बातें हैं बेटा, बच्चे कभी कभी मनगढ़ंत कहानियां बना लेते हैं। लेकिन मैंने तारा का चेहरा देखा था और मैं जानता था कि वो झूठ नहीं बोल रही थी। तारा ने फुसफुसाते हुए बताया कि वो अंकल रात में अलमारी में खड़े होकर धीरे धीरे कुछ बोलते हैं, पर उसे समझ नहीं आता कि क्या। उस रात माँ ने तारा को गोद में लिया, भगवान का नाम लिया और हनुमान चालीसा का पाठ भी किया, पर उन्होंने अलमारी खोलकर नहीं देखा। उसी रात मेरी नींद खुली क्योंकि मुझे जमीन पर कुछ घिसटने की आवाज सुनाई दी, जैसे कोई अपने नाखूनों से लकड़ी को खुरच रहा हो। मैं इतना डर गया था कि हिल भी नहीं पाया और वो आवाज धीरे धीरे मेरे पलंग के पास आकर रुक गई। मुझे यकीन था अगर मैं पलंग से नीचे देखता तो कुछ मुझे घूर रहा होता। मैं बस वहीं ठिठुर कर लेटा रहा जब तक कि मुझे दोबारा नींद नहीं आ गई। अगली सुबह मेरे पलंग के ठीक बगल में जमीन पर लंबे लंबे खरोच के निशान थे, एकदम ताजा, जैसे किसी ने लकड़ी को जानबूझकर खुरचा हो। मैं भागकर माँ को दिखाने गया पर वो मुझ पर ही गुस्सा हो गई। उन्होंने कहा, जरूर तुमने ही किसी नुकीली चीज से खुरचा होगा या फर्नीचर खींचा होगा। मैंने कसम खाई कि मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, पर उन्होंने मेरी बात नहीं मानी। उसके बाद तो रातें और बदतर होती चली गई। मुझे अपने कमरे की अलमारी से धीमी धीमी फुसफुसाहट सुनाई देती, जैसे कोई बहुत धीरे से रेडियो बजा रहा हो। कभी कभी तारा अपने कमरे में रोने लगती और जब मैं भागकर उसके पास जाता तो वो कमरे के कोने की तरफ उंगली करके कहती, वो वहां है भैया, वो वहां खड़ा है। मैंने कभी उसे देखा नहीं, पर मुझे उस पर पूरा यकीन था। आप जानते हैं ना, जब कोई आपको देख रहा होता है और आपके रोंगटे खड़े हो जाते हैं, ठीक वैसा महसूस होता था। सबसे डरावनी रात सर्दियों के बीच में थी। मैं उठा तो देखा मेरे कमरे का दरवाजा खुला है, जबकि मैं उसे हमेशा बंद करके सोता था। हॉलवे में माँ हमेशा हमारे लिए एक लाइट जलाकर रखती थी, उसकी रोशनी मेरे कमरे तक आ रही थी। पर जैसे ही मैं देख रहा था, हॉल की लाइट अचानक बुझ गई। मैंने सोचा शायद बल्ब फ्यूज हो गया होगा। तभी मुझे हॉल से कदमों की आवाज सुनाई दी। वो मेरे दरवाजे के ठीक बाहर आकर रुक गए। मैं माँ को आवाज देना चाहता था, पर मेरे गले से आवाज ही नहीं निकली। दरवाजा धीरे से चरमराहट के साथ खुला और मैंने एक लंबी काली परछाई को अंदर झांकते देखा। बस उसका सर ही कमरे में दिख रहा था। मैंने आंखें कसकर बंद कर ली और सोने का नाटक करने लगा।
जब मैंने दोबारा आंखें खोली तो दरवाज़ा बंद था और मैं अकेला था। सुबह मैंने माँ से पूछा कि क्या वो रात में मेरे कमरे में आई थी। उन्होंने कहा नहीं, वो तो रात भर सो रही थी। तारा ने फिर बताया कि उसने उस आदमी को फिर से अपने पलंग के पास खड़ा देखा था। हम दोनों ने मिलकर माँ को बताया और तब जाकर उनके चेहरे पर चिंता लिखी। उन्होंने घर के हर कमरे में एक दिया जलाया और प्रार्थना की। उसके बाद कुछ दिनों के लिए शांति रही, पर ये ज्यादा देर तक नहीं चली। एक दोपहर में स्कूल से घर आया, माँ अभी तक नहीं आई थी। मैं सोफे पर बैठकर होमवर्क कर रहा था। तभी मेरे कमरे से खिलौने के बक्से के जोर से बंद होने की आवाज आई, लेकिन घर में तो कोई था ही नहीं। मैंने उम्मीद की कि शायद हवा होगी, पर जब मैं हॉल में गया तो मेरा कमरे का दरवाजा खुला था। मेरा खिलौनों का बक्सा बंद था, पर मेरे सारे खिलौने जमीन पर बिखरे पड़े थे, जैसे किसी ने उन्हें फेंक दिया हो। मेरे दिल में एक अजीब सी दहशत थी। मैं पीछे हट गया और तब तक बाहर इंतजार करता रहा जब तक कि माँ घर नहीं आई। जब मैंने उन्हें बताया तब भी उन्होंने मेरी बात नहीं मानी और कहा कि शायद बिल्ली ने गिरा दिए होंगे। सालों बाद जब हम उस घर से दूर एक नए शहर में आ गए तो मैंने माँ से पूछा कि क्या उन्हें उस घर में कभी कुछ अजीब महसूस हुआ था। उन्होंने पहले तो हिचकिचाई, फिर धीरे से बोली, हाँ बेटा, कभी कभी रात को मुझे भी अपने कमरे के दरवाजे पर एक काली परछाई दिखती थी। मैं तुम्हें बताना नहीं चाहती थी क्योंकि मैं तुम्हें डराना नहीं चाहती थी, पर मुझे भी लगता था कि उस घर में कुछ गलत था। मुझे लगता था कि वो कोई आदमी था, शायद कोई जो उस घर में पहले रहता था। शायद वो अकेला था और उस घर से जुड़ा हुआ था। उन्होंने इसके बारे में ज़्यादा कुछ नहीं बताया, पर मैं जानता था कि मैंने क्या देखा था और मेरी बहन ने क्या देखा था। आज भी जब मैं बड़ा हो चुका हूँ उस वक्त के बारे में सोचता हूँ तो मेरे पेट में मरोड़ उठने लगती है। वो सिर्फ मेरी कल्पना नहीं था, वो कुछ असली था और वो चाहता था कि हमें पता चले कि वो वहीं है। कभी कभी रात को जब मुझे नींद नहीं आती तो मुझे आज भी वो ज़मीन पर नाखून घिसटने की आवाज़ सुनाई देती है और वो अंदर तक घुस जाने वाली ठंडक महसूस होती है। शायद वो साया आज भी उस पुराने घर में भटक रहा है और क्या पता, शायद वो हमें आज भी महसूस कर सकता हो। आज जो मैं तुम्हें सुनाने जा रहा हूं वो कोई सुनी सुनाई बात नहीं, मेरी अपनी जिंदगी का एक हिस्सा है। एक ऐसा हिस्सा जिसे मैं भूलना तो चाहता हूं पर भूल नहीं पाता। ये बात तब की है जब मैं 10 साल का था। मेरी माँ की दूसरी शादी हुई थी राकेश अंकल से। वो अच्छे आदमी थे, पर मेरे लिए सब कुछ नया था। एक नया घर, एक नया परिवार। हम लोग देहरादून के बाहरी इलाके में एक नई बनी कॉलोनी में शिफ्ट हो गए। घर बड़ा था, सुंदर था, जिसका नाम था शांति कुंज। चारों तरफ पेड़ ही पेड़ थे। मुझे लगा था यहाँ सब अच्छा होगा। मेरा कमरा घर के सबसे आखिर में था, हॉल के कोने वाला। उसमें 2 बड़ी बड़ी खिड़कियां थीं जो पीछे के बगीचे की तरफ खुलती थीं, और एक अलमारी थी, पहले वाले घर की अलमारी से कहीं ज़्यादा गहरी। पहली रात ही मुझे एहसास हो गया कि इस घर में कुछ तो गड़बड़ है। आधी रात को मेरी नींद खुली। अलमारी के अंदर से कुछ हिलने की आवाज़ आ रही थी। बहुत तेज़ नहीं, बस हल्की सी सरसराहट, जैसे कोई रेशमी साड़ी को सहला रहा हो। मैंने अलमारी को घूरते हुए खुद को समझाया, रोहन, नया घर है, आवाज़ें तो आती हैं। लेकिन तभी मैंने अलमारी का दरवाज़ा हिलते हुए देखा। वो पूरा नहीं खुला, बस हल्का सा कांपा, जैसे किसी ने अंदर से उस पर हाथ रखा हो। मैं भागकर माँ के कमरे में जाना चाहता था, पर मेरा शरीर जम गया था। मैं बस उसे घूरता रहा और पता नहीं कब आंख लग गई। सुबह जब मैं उठा तो अलमारी का दरवाज़ा हल्का सा खुला हुआ था, जबकि मुझे पक्का याद था कि मैंने उसे कसकर बंद किया था। मैंने माँ से पूछा तो उन्होंने कहा, अरे हवा से खुल गया होगा, पर मैं जानता था ये हवा का काम नहीं था। उसके बाद रातें और भी भयानक होने लगीं। मुझे अपनी खिड़की के शीशे पर खटखट की आवाज़ें आने लगीं। पहले तो लगा पेड़ की टहनी होगी, पर जब मैंने देखा तो खिड़की के पास कोई पेड़ था ही नहीं। वो खटखटाहट मिनटों तक चलती रहती। जैसे ही मैं डर कर कंबल अपने सर पर खींचता, आवाज़ बंद हो जाती। एक रात मैंने हिम्मत करके पर्दा हटाकर झांका, और जो मैंने देखा, मेरे रोंगटे खड़े हो गए। खिड़की के शीशे पर बाहर की तरफ एक सफ़ेद हाथ चिपका हुआ था, एकदम सफ़ेद, जैसे मैदे को गूंथ कर बनाया हो। और मेरा कमरा दूसरे माले पर था। बिना सीढ़ी के वहां तक पहुंचना नामुमकिन था। वो हाथ वहीं चिपका रहा, फिर धीरे धीरे नीचे सरक कर गायब हो गया।
उस रात में एक पल भी नहीं सो पाया। सुबह मैंने माँ को बताया, वो जोर जोर से हंसने लगी। उन्हें लगा मैं मजाक कर रहा हूँ। जब उन्होंने देखा कि मैं सच बोल रहा हूँ तो कहने लगी, रोहन तुम शायद आधी नींद में थे, कोई सपना देखा होगा। मेरे सौतेले पिता राकेश अंकल ने भी मेरा मजाक उड़ाया। बोले ध्यान खींचने के लिए ड्रामा कर रहा है। पर मैंने एक चीज़ नोटिस की, उस दिन के बाद से वो रात में हॉल की लाइट हमेशा जला कर रखने लगे। शायद वो उतना भी बेफिक्र नहीं थे जितना दिखाते थे। 1 महीने बाद मेरे छोटे भाई आरव ने, जो सिर्फ 4 साल का था, साड़ी वाली आंटी के बारे में बातें करना शुरू कर दिया। वो कहता था कि वो रात में उसके कमरे में आती हैं और उसके पलंग पर बैठती हैं। माँ को लगा कि ये बच्चों की मनगढ़ंत बातें हैं। पर एक रात आरव के चीखने की आवाज़ सुनकर मेरी नींद खुली। मैं भागकर उसके कमरे में गया। वो कंबल के अंदर दुबका हुआ रो रहा था। जब वो थोड़ा शांत हुआ तो उसने बताया कि साड़ी वाली आंटी उसके दरवाजे पर खड़ी होकर उसे घूर रही थी। उसने कहा, भैया उनकी आंखें पूरी काली थीं, उनमें कुछ था ही नहीं। उस दिन मुझे आरव की बात पर यकीन हो गया, क्योंकि मैंने वो हाथ अपनी खिड़की पर उस दिन देखा था जिस दिन आरव ने पहली बार उस औरत के बारे में बताया था। अब मैं हर रात कंबल सर तक ओढ़कर सोने लगा, पर सपनों ने मेरा पीछा नहीं छोड़ा। मुझे भी वो औरत सपनों में दिखने लगी। वो मेरे कमरे के कोने में खड़ी होती और मेरा नाम फुसफुसाती। उसकी आवाज़ सूखी थी, जैसे सूखे पत्ते आपस में रगड़ खा रहे हों। कभी कभी मेरी नींद खुल जाती और मुझे वो आवाज़ तब भी सुनाई देती, धीमी पर एकदम असली। एक रात मैं जागा और वो मेरे पलंग के पैरों के पास खड़ी थी। वो इतनी लंबी थी कि उसका सर लगभग छत को छू रहा था। उसने एक सफ़ेद साड़ी पहन रखी थी जो हवा ना होने पर भी धीरे धीरे लहरा रही थी। उसके बाल काले और बिखरे हुए थे और चेहरा चौक जैसा सफ़ेद। और उसकी आंखें, वो आंखें नहीं थीं, बस 2 काले गहरे गड्ढे थे। मैं चीखना चाहता था पर मेरे गले से आवाज़ ही नहीं निकली। मैंने कसकर आंखें बंद कर लीं और जब दोबारा खोलीं तो वो जा चुकी थी। पर मेरी अलमारी का दरवाज़ा पूरा खुला हुआ था। उस दिन के बाद मैं अपनी अलमारी के पास जाने से भी डरने लगा। मैं माँ से गिड़गिड़ाने लगा कि मुझे उनके कमरे में सोने दें, पर वो कहती, रोहन तुम्हें बहादुर बनना सीखना होगा। मुझे लगता है वो खुद भी डरी हुई थी पर मानना नहीं चाहती थी। सबसे खौफनाक रात एक तूफान के दौरान आई। जोरों की बारिश और तेज़ हवा। मेरी नींद अपनी खिड़की की चरमराहट से खुली। मैंने देखा खिड़की धीरे धीरे खुल रही है। वो लॉक्ड थी पर मैं देख सकता था कि उसकी छिटकिनी अपने आप घूम रही थी। खिड़की पूरी खुल गई और मैंने उसे अंदर आते देखा। वो किसी इंसान की तरह नहीं चल रही थी। वो हवा में तैरकर अंदर आई। उसके पैर ज़मीन को नहीं छू रहे थे। वो मेरे पलंग की तरफ बढ़ी और तब तक झुकी जब तक कि उसका चेहरा मेरे चेहरे के ठीक सामने नहीं आ गया। मैंने उसकी ठंडी सांस को अपनी त्वचा पर महसूस किया। उसने मेरा नाम फिर से फुसफुसाया और इस बार मैं अपनी पूरी ताकत से चीखा। माँ और राकेश अंकल भागते हुए आए, पर जब उन्होंने लाइट जलाई तो खिड़की बंद थी और लॉक्ड भी थी। कमरे में कोई नहीं था। वो मुझ पर चिल्लाए कि मैंने सबको डरा दिया, पर मैं उनके चेहरों पर चिंता साफ देख सकता था। उस रात के बाद माँ पापा मुझे किसी डॉक्टर के पास भी ले गए। उन्हें लगा कि मैं डरावने सपने देख रहा हूँ। हम उस घर में 3 साल और रहे। आरव ने उस साड़ी वाली आंटी के बारे में बात करना बंद कर दिया। मुझे लगता है वो इसलिए नहीं कि वो आना बंद हो गई थी, बल्कि इसलिए कि वो बहुत ज़्यादा डर गया था। कभी कभी रात में मुझे उसके रोने की आवाज़ आती। वो कहता, चली जाओ चली जाओ। आज भी जब रात में तूफान आता है मैं डर जाता हूँ। कमरे के कोनों में देखने से घबराता हूँ। लोग कहते हैं वो बचपन का डर था, डरावने सपने थे। मैं भी शायद यही मान लेता अगर मुझे वो हाथ अपनी खिड़की पर उस दिन ना दिखा होता जिस दिन आरव ने पहली बार उस औरत के बारे में बताया था। और एक बात है जो मैंने कभी किसी को नहीं बताई। उस घर को छोड़ने से कुछ दिन पहले माँ मेरे कमरे की अलमारी साफ कर रही थीं। उन्हें अलमारी के सबसे पिछले कोने में लकड़ी के नीचे फंसी हुई एक चीज़ मिली, चांदी की एक पुरानी पायल, सिर्फ एक। माँ ने मुझे वो पायल दिखाई। हम दोनों ने कुछ कहा नहीं, पर उस खामोशी में हम दोनों समझ गए थे कि वो सब सच था। शायद वो आज भी उस घर में अपनी दूसरी पायल ढूंढ रही है, जो मेरे दिल में एक छोटी सी फांस की तरह आज भी चुभता है। ये कोई भूत प्रेत की कहानी नहीं, या शायद है,
मैं आज तक तय नहीं कर पाया। ये बात तब की है जब मैं 8 साल का था। स्कूल के बाद मेरा एक ही काम था, अपनी साइकिल लेकर गलियों में घूमना। हम एक शांत से मोहल्ले में रहते थे, जहाँ छोटे छोटे घर थे और बड़े बड़े पेड़। मुझे अपनी गली का हर गड्ढा, हर मोड़ याद था। मुझे ये भी पता था कि डाकिया अंकल किस घर पर कितनी देर रुकते हैं। हमारी गली के नुक्कड़ पर एक घर था जो मुझे बहुत पसंद था। उसका आंगन बहुत बड़ा था और एक लंबी सी ढलान वाली सड़क घर के गेट तक जाती थी। ज्यादातर दोपहर में एक बूढ़े से दादाजी उस ढलान पर खड़े रहते थे। वो हमेशा एक टोपी पहनते थे और बस वहीं खड़े होकर गली को देखते रहते। जब भी मैं साइकिल से उनके घर के पास से गुजरता, वो मुस्कुराकर हाथ हिलाते। और बेटा, क्या हाल है? वो पूछते। वो कभी भी अपनी ढलान से उतरकर सड़क पर नहीं आते थे, कभी नहीं। वो वहीं से आवाज लगाते, हाथ हिलाते और फिर अपने घर को देखने लगते। मैं भी हमेशा हाथ हिलाकर जवाब देता। मेरी माँ ने मुझे सख्त हिदायत दी थी कि कभी अकेले सड़क पार नहीं करनी, और वो दादाजी भी ये बात जानते थे। वो वहीं से मुझसे स्कूल के बारे में पूछते, मेरी साइकिल के बारे में पूछते। एक बार मेरी नई लाल साइकिल आई थी जिस पर एक चमकीली घंटी थी। उन्होंने दूर से ही देख लिया था। बोले, अरे वाह, घंटी तो बड़ी प्यारी है। मुझे याद है एक बार उन्होंने मुझे एक बिल्ली का चुटकुला सुनाया था, जिसे सुनकर मैं खूब हंसा था। हफ्तों तक हमारी ऐसी ही बातें चलती रही, छोटी छोटी बातें, उनकी ढलान से सड़क के इस पार तक। उन्हें मेरे बारे में छोटी छोटी बातें पता होती थीं जो मैंने कभी उन्हें बताई ही नहीं थी, जैसे कि मेरा एक छोटा भाई है या पापा ने नई गाड़ी ली है। मैं सोचता था कि शायद वो दूर से देख लेते होंगे, मोहल्ले के बाकी बुजुर्गों की तरह। एक दिन उन्होंने मुझसे कहा, चलो नुक्कड़ तक रेस लगाते हैं। मैंने मना कर दिया क्योंकि मुझे पता था माँ गुस्सा होंगी। वो मुस्कुराए और बोले, कोई बात नहीं, किसी दिन लगाएंगे। वो मुझे छोटी छोटी कहानियां सुनाते, कभी उस चिड़िया की जो उनके आंगन की बाड़ पर आकर बैठती थी, तो कभी उस पत्थर की जिस पर कभी पैर नहीं रखना चाहिए। उनकी बातें सुनकर लगता था जैसे उनके पास दुनिया का सारा वक्त है, बस इन छोटी छोटी चीजों को देखने के लिए। मैं रोज साइकिल चलाते हुए उन्हें ढूंढता था, कभी वो मिलते, कभी नहीं। फिर एक हफ्ते वो दिखने ही बंद हो गए। मैं रोज उनके घर के सामने से गुजरता, पर वो ढलान खाली रहती। घर की खिड़कियों पर पर्दे लगे रहते। मुझे बड़ा अजीब लगता था। मैंने माँ से पूछा भी कि क्या मैं सड़क पार करके देखाऊं, पर उन्होंने डांट कर मना कर दिया। कुछ दिनों बाद मैंने उस घर के पिछवाड़े में एक औरत को देखा। मैंने उन्हें पहले कभी नहीं देखा था। शायद वो बगीचे में पानी दे रही थी। मैं अपनी साइकिल लेकर गली में थोड़ा आगे रुक गया ताकि वो मुझे देख ना पाए। मैं उन्हें आवाज देना चाहता था जैसे मैं दादाजी को देता था, पर हिम्मत नहीं हुई। 2-3 दिन बाद वो औरत फिर दिखी। बरामदे में खड़ी चाय पी रही थी। मैं बस उन्हें देखता रहा। फिर वो घर के साइड वाले दरवाजे से अंदर चली गईं। मैंने धीरे धीरे साइकिल नोक्कड़ की तरफ बढ़ाई। मैंने एक बार पीछे मुड़कर देखा कि माँ तो नहीं देख रही, और फिर मैंने फैसला किया, मैं सड़क पार करूंगा। मैंने तेजी से पैडल मारे और ऐसे सड़क पार की जैसे मेरी जान उस पर टिकी हो। पास से वो घर और भी बड़ा लग रहा था। मैं उस ढलान के पास जाकर रुक गया जहां दादाजी खड़े होते थे। मेरे साइकिल की घंटी की हल्की सी आवाज सुनकर वो औरत बाहर आ गई। उन्होंने मुझे देखा और हैरान हो गईं, पर गुस्सा नहीं थी। वो गेट के पास आकर पूछा, क्या हुआ बेटा, किसी को ढूंढ रहे हो? मैंने उन्हें दादाजी के बारे में बताया जो ढलान पर खड़े रहते थे। मैंने बताया कि वो मुझसे रोज बातें करते थे, उन्हें मेरा नाम भी पता था, और उन्होंने मुझसे रेस लगाने का वादा भी किया था। वो औरत अपने हाथ अपनी साड़ी से पोंछने लगी जैसे कोई काम कर रही हो। फिर बोली, बेटा, तुम जिनके बारे में बता रहे हो वो तो मेरे पति लगते हैं। मैं मुस्कुराया। मुझे लगा वो कहेंगी कि वो कहीं बाहर गए हैं या अंदर हैं, अभी बुलाती हूं। पर वो मुस्कुराई नहीं। उन्होंने कहा, उनका तो पिछले साल ही देहांत हो गया था। मेरे सीने में जैसे एक बर्फीला खालीपन भर गया। उन्होंने आगे कहा, वो अपनी कुर्सी पर बैठे बैठे ही चले गए थे। उनका नाम शर्मा जी था। मैंने कांपती हुई आवाज में उनसे पूछा, क्या आपके पास उनकी कोई तस्वीर है? मैं उन्हें देखना चाहता था। वो अंदर गईं और एक छोटा सा फ्रेम लेकर आईं।
तस्वीर में वही टोपी पहने, वही मुस्कुरान वाला चेहरा था। वो बिल्कुल वैसे ही दिख रहे थे जैसे मैंने उन्हें देखा था। तभी उस औरत ने कुछ ऐसा कहा जिससे मेरी दुनिया हिल गई। उन्होंने कहा, यह तस्वीर 2 साल ही पुरानी है। मेरे पति के गाल पर बचपन से एक चोट का गहरा निशान था। मैंने तस्वीर को ध्यान से देखा। उस आदमी के गाल पर कान से लेकर होंठ तक एक पतला सा सफेद सा निशान था। और मुझे वो ढलान पर खड़े दादाजी याद आए। उनके चेहरे पर कोई निशान नहीं था। उनका चेहरा एकदम साफ था, टोपी वही थी, मुस्कुराहट वही थी, पर वो निशान नहीं था। मैंने उस औरत को कहा, नहीं, उनके चेहरे पर कोई निशान नहीं था। वो बोली, ऐसा हो ही नहीं सकता बेटा, वो निशान तो हमेशा से था। इस घर में मेरे और उनके सिवा कोई नहीं रहता था, और पिछले 1 साल से तो मैं यहां अकेली ही हूं। मैंने तो कभी किसी को ढलान पर खड़े नहीं देखा। मैं बुरी तरह डर गया। मैंने उन्हें धन्यवाद कहा और अपनी साइकिल पीछे घसीटते हुए वापस भागा। मैंने दोबारा उस आंगन की तरफ मुड़कर नहीं देखा। मैं धीरे धीरे साइकिल चलाते हुए घर आया और चुपचाप गैराज में खड़ी कर दी। उस रात मैं सो नहीं पाया। मैं उस टोपी वाले आदमी के बारे में सोचता रहा। उसकी हंसी, उसका मेरा नाम लेने का तरीका और तस्वीर में दिखा वो निशान। अगले दिन मैं फिर उस घर के पास गया। खिड़कियों से पर्दे हटे हुए थे। ढलान पर धूप थी, पर वहां कोई नहीं था। मैंने नुक्कड़ से हाथ हिलाया, पर किसी ने जवाब नहीं दिया। हफ्तों गुजर गए। मैं उस गली में जाना ही छोड़ दिया। मैंने नए रास्ते बना लिए। फिर एक रात में अपनी नींद में जागा। किसी ने मेरा नाम पुकारा था। आवाज घर के बाहर से, मेरी खिड़की के पास से आ रही थी। वो आवाज जानी पहचानी थी। आर्यन, ठीक वैसे ही जैसे वो दादाजी पुकारते थे। बाहर हल्की हल्की बारिश हो रही थी। टिप टिप की आवाज के बीच कोई मेरा नाम पुकार रहा था। मैं जोर से चिल्लाया, मां, और कंबल के अंदर छिप गया। मां भागते हुई आई। मैंने उन्हें खिड़की के बाहर की आवाज के बारे में बताया। उन्होंने मेरा माथा सहलाया और कहा, हवा होगी बेटा। मुझे तसल्ली देने के लिए उन्होंने खिड़की का पर्दा हटाया। बाहर कोई नहीं था। पापा ने उठकर सारे दरवाजे खिड़कियां चेक किए। उन्होंने टॉर्च लेकर बाहर भी देखकर आए। उन्होंने कहा, बाहर कोई नहीं है, मैंने सपना देखा होगा। सालों बीत गए। वो गली बदल गई। शर्मा आंटी ने भी वो घर बेच दिया। नए लोग आ गए, नई गाड़ियां आ गईं। मैं बड़ा हो गया। कॉलेज के लिए शहर से बाहर चला गया। पर वो याद मेरे सीने में एक छोटे से पत्थर की तरह आज भी अटकी है। मैं सोचता हूं, मैं डरपोक क्यों था? मैंने उस औरत से और सवाल क्यों नहीं पूछे? शायद मुझे और तस्वीरें देखने को कहनी चाहिए थी, पर मैं बस 8 साल का था। कुछ साल पहले मैं यूं ही अपनी एक पुरानी गली से गुजरा। एक बच्चा नुक्कड़ पर साइकिल चला रहा था। शर्मा जी के घर की ढलान खाली थी। एक पल के लिए मेरा मन हुआ कि गाड़ी रोकूं, उस बच्चे से पूछूं कि क्या कभी कोई टोपी वाला आदमी उस ढलान पर खड़े होकर उसे देखकर मुस्कुराया है? क्या उसने कभी बारिश में अपना नाम सुना है? पर मैंने गाड़ी नहीं रोकी। मैं बस आगे बढ़ता चला गया। वो याद वैसी की वैसी ही है, और एक सवाल आज भी उस खाली ढलान पर खड़ा है कि अगर वो शर्मा जी नहीं थे तो फिर वो कौन था और वो मुझसे क्या चाहता था?